हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि आप सभी को पता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप आपको करा चुकी हूँ और इसी के साथ ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली भी हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि आपकी एक टाइप्स है या हम बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो जो हमारा वर्ड है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? बेसिकली इट मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पज। जब कुछ पर्सन्स मिलकर एक कॉमन पर्पज के लिए कोई भी काम करते हैं, तो बेसिकली ये आपका एक कोऑपरेशन की भावना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव हम इसको बोल सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका बेसिकली क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स का, जो ज्वाइन हुए टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। और उनका जो मोटिव क्या है कि जो हमारे मेंबर्स रहेंगे उनका वेलफेयर करना, ठीक है। तो कुछ पर्सन मिलकर अपने वॉलंटरी, अपनी इच्छा से उन्होंने क्या किया, वे मिलकर इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ काम करना स्टार्ट किया। और उनका बेसिकली पर्पज क्या है? जो उनके मेंबर्स है उनकी क्या करना, उनका वेलफेयर करना। तो वो आपका क्या कहलाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो यहाँ पे बेसिकली हम जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि भी यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। तो यहाँ पे जैसे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो इन सभी का पर्पज क्या है कि भाई, जैसे प्रोड्यूसर की अगर बात करती हूँ, तो जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पज क्या है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, उनको एक रीजनेबल प्राइस पर उनको इनपुट है वो प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसी तरह से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करती हूँ, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है कि भी जो कंज्यूमर उनका भी किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको एक अच्छे वैल्यूएबल और रीजनेबल प्राइस पर उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है वो मिले। तो ये बेसिकली आपका क्या रहेगा? पर्पज रहेगा। यहाँ पे मेन जो पर्पज रहेगा वो वेलफेयर रहेगा, न कि प्रॉफिट, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो मेन पर्पज है वो क्या है? जो वेलफेयर करना, सर्विस एक तरह से अपने मेंबर्स को देना। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी आप फॉर्म करना चाहते हो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कंपलसरी है कि भाई उसका रजिस्ट्रेशन हो। उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराना पड़ेगा? अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि भी क्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या फिर नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा? तो इस एक्ट को भी आपको याद रखना है, अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करती हूँ, सेटिंग अप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप करना चाहते हो तो उसकी प्रोसेस क्या है? उसकी बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। ज़्यादा यहाँ पे आपको फॉर्मेलिटीज आपको नहीं करनी पड़ेगी, कम ही लीगल फॉर्मेलिटीज में आपका हो जाएगा। बेसिकली अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप करना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम आपके 10 अडल्ट पर्सन्स होने चाहिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमारे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो कितने मेंबर्स की रहेगी? कम से कम 10 और अडल्ट आपके पर्सन्स होने चाहिए टू फॉर्म अ सोसाइटी। और इसी के साथ ही आपका फिर उस 10 अगर मेंबर है हमारे पास अडल्ट, तो फिर हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको फॉर्म कर सकते हो। और उसके लिए फिर बेसिकली हमें क्या कराना पड़ेगा? उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के निकल के आए हैं, इनको ध्यान में रखना। इसी के साथ ही अगर कैपिटल की बात करते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर जो कैपिटल है वो किस तरह से रेज्ड होगी? तो जो कैपिटल होगी सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू द इश्यू ऑफ द शेयर्स। तो जो वो उसके मेंबर रहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो वही कैपिटल लेके आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो सोसाइटी है, सोसाइटी क्या है? द सोसाइटी एक्वायर अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। देखिए, जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगी? वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो एक लीगल और सेपरेट आइडेंटिटी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी अपनी एक अलग से पहचान होगी जैसे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे जो मैंने मेन आपको क्या बताया, ऊपर जो मीनिंग में आपको बताया, तो मीनिंग में आपको सबसे पहले याद रखना है कि भी
कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या है, वर्किंग टुगेदर, और एक दूसरे के साथ काम करना किसी कॉमन पर्पज के लिए। और बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स का, जो एक साथ मिलकर एक वेलफेयर मोटिव के लिए वे क्या अपने मेंबर के वेलफेयर मोटिव के लिए उन्होंने क्या किया है, काम करना स्टार्ट किया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करने के लिए आपको 10 अडल्ट मेंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है जो ऊपर मैंने आपको बताया। अब हम फीचर्स की बात करेंगे, तो मीनिंग में से ही फीचर्स निकल के आएंगे। तो फर्स्ट फीचर्स है वॉलंटरी मेंबरशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी जो मेंबरशिप रहेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो क्या है, वॉलंटरी है। यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो कोई चाहे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मेंबर बन सकता है। अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन, तो कोई भी पर्सन है वो क्या है, फ्री है, फ्रीली वो ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और जब वो चाहे तो उसकी अगर उसकी इच्छा उसको छोड़ने की, तो एनी टाइम, किसी भी टाइम, कैन ऑल्सो लीव, तो वो क्या कर सकता है भी, छोड़ भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह का कंपल्शन नहीं है कि भाई आपको ज्वाइन ही करनी पड़ेगी या फिर आपको सोसाइटी है उसको छोड़ना ही है। ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा, सारा का सारा टोटली ये आप पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, बस आपको यहाँ पे जो एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप मेंबर हो किसी भी सोसाइटी के और फिर वहाँ से उसकी मेंबरशिप है उसको छोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। बस एक छोटा एक नोटिस आपको देना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से देनी पड़ेगी, तो तब जाके आप क्या कर सकते हो, आप उसका जो मेंबरशिप है जो उसको छोड़ सकते हो। और वैसे आपकी बिल्कुल मेंबरशिप क्या है, इज ओपन टू ऑल, सभी के लिए ओपन है। यहाँ पे किसी भी जाति, धर्म, जेंडर, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई ये इस धर्म का बंदा है, जो पर्सन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता, या इस कास्ट का नहीं बन सकता, इस जेंडर का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी चाहे किसी भी रिलीजियन से है, बिलोंग करता है, या कास्ट से या जेंडर से, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। सेकंड हमारा है जो फीचर है वो है लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस जैसे मैंने आपको बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना क्या कंपलसरी है। तो जैसे ही आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो तभी से उसकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो आइडेंटिटी है वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, उसके मेंबर से। तो और अगर उसकी एक आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, तो अब जो सोसाइटी है वो एंटर कर सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, कोई भी प्रॉपर्टी है उसको होल्ड कर सकती है अपने नाम से, ठीक है। किसी के भी अगेंस्ट उसको शू करना है, या फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को अदर शू भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी अपनी क्या है, रजिस्ट्रेशन, आफ्टर रजिस्ट्रेशन उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, या आइडेंटिटी क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर, तो उसके मेंबर आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसकी आइडेंटिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट हमारा फीचर्स है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी की अगर बात करते हैं, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर है उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। और लिमिटेड कितनी रहेगी, जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज ए कैपिटल। तो इस तरह से यहाँ पे दिस डिफाइन द मैक्सिमम रिस्क दैट अ मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो भाई उनकी लाइबिलिटी एक तरह से क्या है, लिमिटेड है। तो भाई जितनी उसने कैपिटल लगाई है उतने तक ही वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रिस्क यहाँ पे बियर कर सकते हैं वे एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेयर कर सकते, रिस्क शेयर भी हो जाएगा। कंट्रोल, तो कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो जो पावर रहेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर टू टेक द डिसीजन, वो किसके हाथों में रहेगी। यहाँ पे बेसिकली एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होगी, ठीक है, वोटिंग पावर के थ्रू, डेमोक्रेसी, जिस तरह से डेमोक्रेसी है उसके थ्रू यहाँ पे एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होगी, और वही क्या लेगी, जो भी डिसीजन लेने होंगे सारे के सारे डिसीजन वही कमेटी लेगी। द राइट टू वोट गिव्स द मेंबर अ चांस टू चूज द मेंबर हु विल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो राइट मिला है मेंबर्स को वोट देने का, तो उसके थ्रू भी क्या करते हैं, एक मैनेजिंग कमेटी है उसको इलेक्ट करेंगे या चूज करेंगे, और फिर वही कमेटी क्या करेगी, सारे के सारे डिसीजन लेगी। तो यहाँ पे बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, तो इस तरह से जो मैनेजिंग कमेटी का चुनाव करना, ठीक है, वोटिंग के थ्रू, दिस लैंड्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स सर्विस मोटिव। तो ऊपर हमने बात की थी कि भी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है पर्सन्स की, और जिनका मेन मोटिव क्या है, पर्पज क्या है, वेलफेयर करना या फिर सर्विस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे यही बात की गई है। तो जो मोटिव है वो सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि भी जो मेंबर्स है उनका जितना हो सके,
ठीक है, जितना हो सके उनको हेल्प प्रोवाइड करवाना, उनकी ठीक है, उनका वेलफेयर करना है यहाँ पे। और फिर वेलफेयर करने के बाद, उनको सर्विस देने के बाद अगर कुछ बचता है तो फिर उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कौन? जो भी उसके मेंबर्स रहेंगे सोसाइटी के, वो भी जो भी रूल होगा उसके अकॉर्डिंग। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम बात करेंगे मेरिट्स की। तो देखिए मेरिट्स में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट मेरिट है इक्वालिटी इन द वोटिंग स्टेटस। तो यहाँ पे वोटिंग स्टेटस ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है, उसने सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाई है तो अब वह 3 बार वोट देगा या 4 बार वोट देगा, नहीं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा 1 मैन 1 वोट। ठीक है, एक आदमी एक ही वोट देगा, चाहे उसने कितनी ही कैपिटल क्यों ना लगाई हो, चाहे उसने अकेले ने ही बाकी के जो 9 कैंडिडेट है, 9 मेंबर्स है उनके बराबर। ठीक है, जो 9 मेंबर्स है इन्होंने सभी ने मिलकर यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ दिए हैं एज ए कैपिटल, और यहाँ पे जो ये एक मेंबर इसने अकेले ने 5 लाख दिए हैं। तो ये आपका बेसिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भैया अब उसने 5 लाख अकेले ने दिए तो अब उसके पास वोटिंग पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1 मैन 1 वोट आपका रहेगा, प्रिंसिपल भी एक आदमी एक ही वोट देगा। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको बता दें, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय अ मेंबर, ईच मेंबर इज एंटाइटल टू अ इक्वल। चाहे भी किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, लेकिन वोटिंग जो मिलेगी वो एक बार एक आदमी एक ही वोट देगा। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अभी मैंने आपको बताई है कि भी जिसने जितनी कैपिटल लगाई है उस एक्सटेंट तक ही उसकी जो लायबिलिटी रहेगी। यहाँ पे जो पर्सनल एसेट है मेंबर्स की, ठीक है, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो सेफ रहेगी, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट है हमारा स्टेबल एग्जिस्टेंस। तो स्टेबल एग्जिस्टेंस क्यों है? क्योंकि हमने बात की थी कि भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर उसकी एक सेपरेट लीगल जो आइडेंटिटी है या एंटिटी की तरह से वो क्रिएट होके आई है। तो अब यहाँ पे चाहे कोई भी मेंबर है, किसी की डेथ हो जाए, बैंकरप्सी यहाँ पे हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो उससे जो कंटिन्यूटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो आपके अफेक्ट नहीं होगी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो आपकी चलती रहेगी, ऐसे ही वर्क करती रहेगी। जो मेंबरशिप है उसका कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर कोई भी हमने चेंज किया मेंबरशिप के अंदर। नेक्स्ट है इकोनॉमी इन द ऑपरेशन। द मेंबर्स जनरली ऑफर होनरेरी। यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, जो मेंबर्स है वे अपने आप से, ठीक है, जो मेंबर है वे खुद ही क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं सोसाइटी के अंदर। एज अ फोकस इज ऑन इलिमिनेशन ऑफ द मिडिल मैन, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो कोशिश रहती है कि भी जो मिडिल मैन है उनको इलिमिनेट किया जाए और जो कॉस्ट है जितना हो सके कॉस्ट को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो इससे जो कस्टमर है या फिर प्रोड्यूसर है, ठीक है, वही बेसिकली क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे सोसाइटी के। और इस तरह से जो बैड डेट है उनका भी किसी तरह से जो रिस्क है वो भी आपका बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो ये आपका पॉइंट है, इसका कहने का मतलब ये है कि भी इकोनॉमी निकल के आएगी ऑपरेशंस में। कैसे भी इकोनॉमी आएगी, मतलब कि यहाँ पे जो कॉस्ट है ना उसको कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि जो कस्टमर है उनको भी एक रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट मिल सके और किसी तरह के जो हमारे बैड डेट्स है वो भी हमारे क्रिएट ना हो। फिर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जैसे लो टैक्सेस दे दिया, सब्सिडीज दे दी, लो इंटरेस्ट दे दिया। तो ये भी इसको एक मेरिट्स हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना, स्टार्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। विद अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर हम क्या कर सकते, कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और 10 मेंबर मिलके फिर उसका रजिस्ट्रेशन करा के, बिल्कुल आपकी बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज होगी, वे सब आप पूरी करके और आप अपना जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912 के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करा के कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थी मेरिट्स। तो मेरिट्स के बाद हम बात करेंगे लिमिटेशन की। तो देखिए एक सिक्के के 2 पहलू, ठीक है, हर एक चीज़ की हमारी एडवांटेजेस है तो फिर डिसएडवांटेज भी रहेंगी। तो यहाँ पे हमने मेरिट्स की बात की है, तो अब डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशन हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन आप यही लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि भाई सिर्फ 10 मेंबर्स से हमने स्टार्ट किया, वैसे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 10 है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे कि अगर हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो कैपिटल है वो ज़्यादा मात्रा में हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बोलने में ही आएगा कि जो रिसोर्सेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंसिस्ट ऑफ अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। भाई जो मेंबर्स है
उन्होंने ही जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, तो वहीं से रिसोर्सेज आपके निकल के वही कैपिटल आई है, और वो बेसिकली फिर हम बोल सकते हैं कि भाई वो क्या हमारा एक लिमिटेड मीन्स है, तो जो रिसोर्सेज हमारे क्या है, लिमिटेड है। इन एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट, तो जो मेंबर है बेसिकली वही सारा का सारा काम करते हैं, उन्हीं की वे पूरी कोशिश रहती है। वॉलंटरी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पे जो मेंबर होंगे जरूरी नहीं है कि भाई वे हर एक फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो, और ज़्यादा एक्सपर्ट को एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते ये, क्यों? क्योंकि भाई फिर उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी, हाई रेम्युनरेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हाई रेम्युनरेशन इतनी एबिलिटी नहीं होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि भाई वे एक हाई सैलरी है जो एक्सपर्ट को पे कर सके, इसलिए जो मेंबर है वे खुद से ही अपने आप से ही वॉलंटरी वे सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वजह से आपकी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर इनएफिशिएंसी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वे हर एक फील्ड में आपके एक्सपर्ट नहीं रहेंगे। लैक ऑफ सीक्रेसी नेक्स्ट हमारा डिमेरिट से लिमिटेशन है, क्यों? क्योंकि भाई ओपन डिस्कशन होगा मीटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो सीक्रेसी है, ठीक है, सीक्रेट है, वो हम नहीं रख सकते इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट कंट्रोल, सीधी सी बात, अभी गवर्नमेंट अगर हमें कुछ बेनिफिट हमें दे रही है, ठीक है, रिलैक्सेशन हमें दे रही है, हमें लो टैक्सीज हमारे सब्सिडीज हमें प्रोवाइड करा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहेगा, कुछ रूल्स रहेंगे, कुछ रेगुलेशन रहेंगी, ठीक है। तो वो आपके चाहे कैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, फिर वे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको उनको मानना पड़ेगा, तो इस तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हमारा डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं जो डिफरेंट मेंबर है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है, तो क्या सभी के ओपिनियन सेम रहेंगे? नहीं, सभी का जो ओपिनियन है वो चेंज आएगा, तो कई बार यहाँ पे बेसिकली हमारा डिस्प्यूट भी हमारे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद तो ये हमारा इसी के साथ ही नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आपका, मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी, तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको मैं बेसिक पर्पज बता देती हूँ कि भाई इसका मेन मीनिंग क्या है, वैसे आप चाहो तो इसको इसमें से अच्छे से रीड आउट कर लेना। तो देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये हमारी क्यों बनाई गई है, इनको क्यों सेटअप किया गया, क्यों फॉर्म किया गया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा, जो भी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी नाम रहेगा तो मेन फोकस उसी पर रहेगा। तो अगर अब हम इस वाली टाइप की बात करते हैं कंज्यूमर की, तो यहाँ पे मेन फोकस किस पर है, कंज्यूमर पर है बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि भी हम प्रोटेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स है उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। और कंज्यूमर का इंटरेस्ट हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना एट अ रीजनेबल प्राइस पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन पर्पज रहेगा सोसाइटी वो क्या रहेगा, जो मिडिल मैन है ना उनको इलिमिनेट करना। अगर हम बीच में से मिडिल हटा देंगे तो जो प्राइस है वो फिर गुड्स का ज्यादा प्राइस नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं फिर किसको बेनिफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर्स को। क्यों? क्योंकि इट परचेजेस द गुड्स, तो बीच में क्या करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मिडिल मैन को हटा देगी और खुद से क्या कर लेगी, गुड्स को परचेज कर लेगी बल्क में डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल द गुड्स, और फिर अपने मेंबर्स को यहाँ पे सेल आउट कर देगी। तो इससे जो मिडिल मैन तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, और इसी के साथ ही एक जो कॉस्ट है, ठीक है, या जो प्राइस है वो भी कम रहेगा, और यहाँ पे जो हल्का फुल्का जैसा भी जो भी प्रॉफिट रहेगा फिर उसको जो मेंबर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा बेसिकली क्या, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट हमारी है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों सेटअप की गई है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो छोटे छोटे हमारे प्रोड्यूसर है उनको क्या करना, एक रीजनेबल प्राइस पर उनको जो इनपुट है, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है जो उनको प्रोवाइड कराना। तो सोसाइटी का बेसिकली एम क्या रहेगा, टू फाइट अगेंस्ट द बिग जो कैपिटलिस्ट है और इनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर की जो बार्गेनिंग पावर है उसको इनहेंस करना, इंक्रीज करना। इट सप्लाइज द, तो ये बेसिकली क्या करेगी, ये जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी, ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर है इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना, इक्विपमेंट है और भी आपके जो अदर इनपुट्स है टू द मेंबर्स एंड ऑल्सो बाय देयर, और फिर इनके आउटपुट जो ये फिर स्मॉल प्रोड्यूसर है जो भी ये आउटपुट देंगे, ठीक है, जो भी इन्होंने प्रोडक्शन किया फिर उसको भी सेल करवाना, ठीक है, उसको भी खरीद लेना एक तरह से। ये किसका काम रहेगा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सोसाइटी हमारी बेसिकली क्यों आपकी सेटअप की गई है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर इन सेलिंग, कि भी जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर है उन्होंने प्रोडक्शन तो कर लिया, आउटपुट तो निकल के आ गई है, अब उसको सेल भी तो करना ना, तो उनकी सेलिंग करने में उनकी हेल्प करना उनके प्रोडक्ट को, ठीक है। और वो कैसे होगी कि भाई एक रीजनेबल प्राइस पर उनको सेल आउट किया जा सके। और यहाँ पे भी मेन पर्पज ये रहेगा सोसाइटी का, जो मिडिल मैन है उनको क्या करना,
रिमूव करना, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से हेल्प करेगी, ये बेसिकली हेल्प करेगी जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउसिंग में, पैकेजिंग में, एडवर्टाइजिंग में। तो ये सारा का सारा हमारा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दिस सोसाइटी आर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, किसका यहाँ पे हम इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, फार्मर का, जो किसान है, ठीक है। उनको क्या प्रोवाइड करा के, बेटर इनपुट एट अ रीजनेबल कॉस्ट पर भी, उनको भी जो फसल वे उगाएंगे, बीज वगैरह जो भी है फार्मर है, तो उनको क्या करना, एक रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराना। जैसे फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं तो भाई उनको सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है। कम प्राइस पर उनको प्रोवाइड कराया जाता है जो भी सीड्स वगैरह है, फर्टिलाइजर्स है, मशीनरी है, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमारी इंक्रीज हो, वे भी लार्ज स्केल पर यहाँ पे फार्मिंग हो सके। तो ये हमारा मेन पर्पज रहेगा फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। क्रेडिट कोऑपरेटिव, तो क्रेडिट का मतलब क्या, बेसिकली उधार देना। तो ये जो सोसाइटी ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है इजी क्रेडिट ऑन अ रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। जो इसके मेंबर्स रहेंगे उनको एक रीजनेबल टर्म्स पर, ठीक है, एक इजी टर्म्स पर क्रेडिट उनको प्रोवाइड कराना। द मेंबर्स कॉम्प्रोमाइज द पर्सन हु सीक फाइनेंशियल, भाई इसके अंदर हमारे कौन से मेंबर आएंगे, जो किसके लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, जिनको एक फाइनेंशियल हेल्प चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो वे सभी मिलकर क्या करते हैं, एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको क्रिएट करते हैं। और एम बेसिकली सोसाइटी का रहेगा टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेंडर्स। जो लेंडर्स अभी जो हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट जो चार्ज करते हैं, जिनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई रहता है, तो उनसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये आगे यहाँ पे लेंडर्स हु चार्ज द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। तो इस तरह से ये सोसाइटी हेल्प करती है, ठीक है। एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये क्या करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है अपने मेंबर्स को। फिर नेक्स्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो हाउसिंग नाम से हमें पता चल रहा है कि भी ये सोसाइटी क्यों इस्टेब्लिश की गई, टू हेल्प द पीपल विद द लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेज एट अ रीजनेबल, भाई जिनका अपना खुद का घर नहीं है और एक लिमिटेड इनकम है, तो उन लोगों की हेल्प करती है ताकि वे एक लिमिटेड इनकम के साथ अपना जो खुद का घर है ना वह बना सके, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से मेंबर आएंगे, वही पीपल इसके अंदर आएंगे, वही मेंबर बनेंगे हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्रिंग द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट अ लोअर कॉस्ट, भाई जिनको कम कॉस्ट पर क्या चाहिए, भाई घर चाहिए, ठीक है। एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जिनको चाहिए वही इस सोसाइटी के अंदर आएंगे। और इनका एम रहेगा टू सोल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम है जो मेंबर्स की, उनको सोल्व करना, हाउस है जो उनको कंस्ट्रक्ट करना, और फिर उनको ऑप्शन देना कि भाई वे इंस्टॉलमेंट में उनको घर दे देना। इंस्टॉलमेंट में घर देने का मतलब क्या, अभी हाउस आपको दे दिया, आप जो भी जितने का भी ये हाउस जो भी इसकी कॉस्ट रहेगी आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो इस तरह से दिस सोसाइटी कंस्ट्रक्ट ये फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करके देगी, और फिर अपने जो मेंबर्स है, ठीक है, उनके लिए हाउस कंस्ट्रक्ट करेगी, और फिर उनकी चॉइस पर, और फिर इंस्टॉलमेंट में वे क्या कर सकते हैं, भाई इंस्टॉलमेंट दे के जो भी कॉस्ट रहेगी उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए और भी हो सकती है, तो नाम से ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि भाई ये 5 ही मिले, अगर और भी यहाँ पे आपको टाइप्स देखने को मिले तो नाम से ही आप आइडिया लगा लेना कि भाई ये सोसाइटी है, इसका मेन पर्पज क्या रहेगा। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, नाम में भी छिपा है क्या आंसर है, तो आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे इस सोसाइटी ने किस वेलफेयर की, किस तरह के पीपल्स के वेलफेयर की बात की है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। तो इसी के साथ ही आज हमने जो हमारी नेक्स्ट फॉर्म्स थी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको भी कंप्लीट किया, और अब हमारा बचा हुआ है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, ये थोड़ी आपकी लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन एक ही वीडियो में इसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें। आपका कोई भी डाउट है उसके लिए कमेंट करें, कोई भी आपका सुझाव है, कोई भी सजेशन आप देना चाहो तो कमेंट करके आप अपना सजेशन हमें बता सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।